नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी सरकार के मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे, जिसमें यूपीएससी और यूपीएसएससी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। बता दें कि 510 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिसमें 199 समीक्षा अधिकारी, 138 परिवहन विभाग के कनिष्ठ सहायक, 128 निर्वाचन विभाग के कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगा। बता दें कि योगी सरकार का मिशन रोजगार के तहत आज चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जिसमें 510 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें आपको बता दें कि यूपीपीएससी और यूपीएसएससी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। बता दें कि 510 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिसमें 199 समीक्षा अधिकारियों, 138 परिवहन विभाग के कनिष्ठ सहायक, वहीं 128 निर्वाचन विभाग के कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, आज 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। मिशन रोजगार के तहत ये नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार के माध्यम से जितने भी सरकारी परीक्षाएं हैं या सरकारी माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया है, उसको पूरे पारदर्शी तरीके से कराने के आदेश दिए थे और उसी के लिहाज से मिशन रोजगार के तहत तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा जाएगा। इससे पहले भी लोग घोर कुछ दिन पहले नियुक्ति पत्र की बिक्री हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ आरक्षियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था। लेकिन आज लोक भवन में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे कुल 510 अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। जिसे बात करें तो यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें आपको कि 510 चयनित अभ्यर्थियों को कुल नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जिसमें 199 समीक्षा अधिकारियों, 138 परिवहन विभाग के कनिष्ठ सहायक, 128 निर्वाचन विभाग के कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र का वितरण उत्तर प्रदेश सरकार के रेजिट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से ये नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। विवेक, कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ तो मौजूद रहेंगे, अभ्यर्थी शामिल होंगे, और कौन कौन शामिल हो रहा है इस कार्यक्रम में? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम में बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और कैबिनेट के भी मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। सुरेश खन्ना की उपस्थिति भी हो सकती है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो पिछली बार जब आज नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ था तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की उपस्थिति वहाँ देखी गई थी। और इसके अलावा भी अन्य विभागों के बड़े आला अफसर भी वहाँ पे मौजूद थे। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। 2024 की रणनीति को लेकर के बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है और इसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। वहीं आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज और सूफी संवाद पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में प्रबुद्ध जन भी शामिल होंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की इस बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के साथ साथ सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करेंगे। बता दें कि आज ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें 24 का सियासी शोर देखने को मिलेगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को देखते हुए बैठक कर रही है, वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा की आज ये बड़ी बैठक होगी।
बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और लगातार जनता के बीच जा रही है, जनता से संवाद कर रही है। वहीं लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, तमाम विषयों पर मंथन भी किया जा रहा है। वहीं आज फिर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें कि जहां बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज और सूफी संवाद पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में प्रबुद्ध जन भी शामिल होंगे। बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की इस बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के साथ साथ सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करेंगे और 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा की ये बड़ी बैठक होगी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली है, कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है और आज एक बार फिर से बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ये बैठक होगी। बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए 24 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। क्या कुछ होने जा रहा है इस बैठक में? जी बिल्कुल, आपको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन और बैठक किया जा रहा है। उसी क्रम में आपको बता दें कि आपने देखा कि देश भर के तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष विस्तारक प्रस्तावकों के साथ बैठक कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते दिन किया था। उसके ठीक बाद अब कहीं ना कहीं मोर्चों की बैठक की शुरुआत हो गई है। आज अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की अगुवाई में आज बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों के अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कुंवर बासिन समेत तमाम पदाधिकारी राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां वो कहीं ना कहीं आज जमाल सिद्दीकी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनके दिशा निर्देशों का और उनकी रणनीति में कहीं ना कहीं हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी जहां एक तरफ ओबीसी एसटी को लगातार अपने पक्ष में करने के लिए और अपने जन कल्याणकारी योजनाओं से कहीं ना कहीं उन्हें अपने पाले में करने के लिए प्रयास कर रही है, तो अब कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय से खासकर पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम स्कीम और तमाम आयोजन पूर्ण की है। और अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐसी कई सारी सीटें रही जो मिश्रित आबादी वाली रही, वहाँ पे बीजेपी को मुसलमान समाज का वोट मिला, खासकर पसमानदा मुसलमान का। इसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद लगातार ऐसे कई सारे प्रोग्राम कर चुके हैं प्रदेश के अलग अलग कोनों में, जहाँ पसमानदा मुसलमानों की कहीं ना कहीं बेहतरी को लेकर तमाम दावे वादे कर चुके हैं। तब देखने की बात ये होगी कि आज की बैठक में पसमानदा मुसलमान जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरा अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है, तो किस तरह के पैसे बनाए जाते हैं, कैसे अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर में बीजेपी अपना विश्वास जताती है, इन सभी मुद्दों पर आज कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बात करते हुए और अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। मयूरी जी विवांशु, जिस तरह बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज और सूफी संवाद पर चर्चा हो सकती है, तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आप बता रहे हैं कवायद कर रही है अपने पक्ष में मुस्लिम वर्ग को लाने के लिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से इसका फायदा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा बीजेपी को, अगर अपने मंसूबे में कामयाब होती है। अगर बात करें तो आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव हुए ऐसी कई सारे सीटें थी जहां 50% वोट कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय का था। वहां पर बीजेपी की सीट निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे कई सारे सीट है और खास करके मुसलमान समाज के पसमानदा वर्ग को साधने का प्रयास करने लगी। और एक अभियान के तहत पसमानदा का मतलब ही होता है कि पीछे छूटा हुआ,
तो ऐसे कई सारे कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि जो पीछे छूटा है हम उसे कहीं ना कहीं मुख्य धारा में ले आएंगे। इसी पर मैं आपको बताएं कि बीजेपी लगातार इसको लेकर कई कार्यक्रम की। अब देखने की बात ये होगी किस तरह के दिशा निर्देश आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की तरफ से दिए जाते हैं। वही अगर बात की जाए तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत तेज है और आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करके तमाम पदाधिकारी और तमाम जो नेता हैं उनसे कहीं ना कहीं अपने पक्ष में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बड़ाइयों को बखान करते हुए नजर आएंगे। उसी पर मैं आपको बता दें कि आज हो सकता है कि अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी तमाम जो अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष होंगे अल्पसंख्यक मोर्चे से उनको उसी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। जी विवांशु, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, क्या इससे समाजवादी पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है? क्योंकि देखा जाए तो ये मुस्लिम वर्ग समाजवादी पार्टी के लिए कोर वोट माने जाते हैं उनके। बिल्कुल, अगर बात की जाए मेरी तो कुल में आप देखा करते थे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी एमवाई सेक्टर के तहत चुनावी मैदान में उतरती थी। ठीक उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले अब पीडीए फार्मूला पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। अगर बात करें तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर समाजवादी पार्टी 2024 की नैया पार करने के वास्ते कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में है। इससे साफ तौर से बीजेपी पे इससे मीटिंग पे और बीजेपी के पासमंदा मुसलमान को साधने की जो प्रयास है उससे साफ तौर से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान देखने को मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब होती है तो। जी धन्यवाद विवांशु, से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। माफिया अतीक और अशरफ हत्या के मामले में जांच कर रही प्रयागराज पुलिस की एसआईटी आज चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं ये चार्जशीट प्रयागराज के सेजियामा कोर्ट में दाखिल की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों शूटरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। जांच कर रही एसआईटी शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के खिलाफ चार्जशीट गुरुवार को दाखिल कर सकती है। हत्याकांड के तीनों आरोपी शूटर अभी प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद हैं। 15 अप्रैल की रात को प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में आरोपियों ने माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या में तुर्की की बनी जुगाना और गिरसान पिस्टल का इस्तेमाल किया था। वहीं इस हत्याकांड के बाद हत्या की जांच के लिए प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। चार्जशीट में माफिया ब्रदर्स की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि सूत्रों की माने तो जांच में कोई नए तथ्य सामने नहीं आए हैं। बता दें कि हत्या को लेकर आज बड़ा खुलासा हो सकता है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, अतीक अशरफ हत्याकांड में आज एसआईटी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, क्या कुछ खुलासा हो सकता है? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से 15 अप्रैल को माफिया ब्रदर्स का कॉलविन अस्पताल के बाहर अंत किया गया था। इस हत्याकांड को 3 शूटरों ने अंजाम दिया था जो तीनों ही युवा है और तीनों की दूरी एक दूसरे से लगभग 200 किलोमीटर की है। फिलहाल जिस तरीके से इस मामले में तीनों को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी के बाद जो मामला गरमाया था ये मामला देश ही नहीं विदेश तक भी पूरी तरीके से सुर्खियों में आ गया था। फिलहाल इस मामले के खुलासे के लिए जिस तरीके से सरकार ने एक एसआईटी टीम गठित की थी उसके बाद प्रयागराज कमिश्नर के द्वारा भी एक टीम गठित की गई, यानी कि 2 एसआईटी की टीम इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही थी। सरकार ने एसआईटी की टीम को 1 माह का समय दिया था इस पूरी घटना के खुलासे के लिए और इसके पीछे जो साजिश करता है उन तक पहुंचने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से एसआईटी की टीम अपनी तफ्तीश कर रही थी, 1 माह में पूरी तफ्तीश नहीं हो पाई थी, जिसके बाद इस मामले में समय बढ़ाया गया था। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से बात की जाए तो जो 3 लोग थे उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिमांड पर भी लिया गया था, फील्ड इक्वेशन भी किया गया था, क्योंकि फील्ड इक्वेशन से ये देखा जा रहा था कि आखिर इस मामले में किसकी क्या कुछ लापरवाहियां रही थी। लेकिन अगर खुलासे की बात की जाए तो खुलासे में जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि एसआईटी की टीम को कुछ नए तथ्य हाथ नहीं लगे हैं। फिलहाल रिमांड पर लिया गया, पूछताछ भी किया गया, क्योंकि पहले नैनी जेल में तीनों को बंद किया गया था, लेकिन वहां पर स्थिति देखते हुए उन्हें प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था और इस वक्त तीनों ही हमलावर जो है वो
फिक्स है। फिलहाल एसआईटी की टीम जिस तरीके से तीनों लोगों को की जो चार्जशीट है वो तैयार करके आज कोर्ट में पेश कर सकती है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आखिर जो तथ्य सामने आ रहे थे उन तथ्यों के सवालों के जवाब अभी तक एसआईटी की टीम नहीं तलाश कर पाई है। उन्हें पुराने तथ्यों पर अपनी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही थी फेमस होने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि जो तीनों हमलावर के पास ठिकाना पिस्टल देखी गई थी, उस ठिकाना पिस्टल की जो कीमत थी वो लगभग 7 लाख रुपए, क्योंकि जब तीनों हमलावर थे उनके जो आर्थिक स्थिति देखी गई थी, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो लोग इतनी महंगी पिस्टल खरीद सके। फिलहाल जब इस मामले में तफ्तीश की गई तो तफ्तीश में जेल का कनेक्शन सुंदर भाटी गैंग से सामने आ रहा था। उस मामले में तो खुलासा किया जा रहा था कि सुंदर भाटी गैंग का जो सरगना है उसके द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया गया और जो ठिकाना पिस्टल है वो उसको मुहैया कराई गई थी। लेकिन सवाल ये है कि जो ठिकाना पिस्टल है, ठिकाना पिस्टल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास पाई जाती है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गिरोह के लोग हैं उनके पास ठिकाना पिस्टल होती है, क्योंकि ये ठिकाना पिस्टल ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हत्याकांडों में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि पंजाब का एक मशहूर सिंगर था सिद्धू मूसेवाला, उसके हत्याकांड में भी ठिकाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस दावा कर रही थी कि इस घटना के साथ लॉरेंस बिश्नोई और सुंदर भाटी समेत कई सफेद पोस्ट नेता तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जांच जिस तरीके से पूरी होती गई, जांच के बाद जो लोग थे वो पूरी तरीके से धुंधली तस्वीर होती चली गई और वो धुंधली तस्वीर आखिरकार एसआईटी की आंखों से भी ओझल हो गई और उन्हीं मामलों पर पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई। अब जो तैयार रिपोर्ट हुई है, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर अगर जो एसआईटी की टीम दावा कर रही थी जो खुलासे किए जाएंगे, अगर इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल हो रही है अगर इसमें केवल फेमस होने का ही जिक्र है तो जाहिर सी बात है एसआईटी की टीम पर भी सवाल या निशान खड़ा होता है, क्योंकि जो प्रयागराज पुलिस थी वो तो पहले से ही सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में होने के साथ साथ क्योंकि जो लापरवाहियां रही और जो जांच की गई थी, जांच में कई खामियां मिली थी, उसके बाद कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन सवाल ये है करीम, आज एसआईटी चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कोई नए तथ्य सामने नहीं आए हैं जांच में, तो अब आगे का क्या कुछ रुख हो सकता है? देखिए जाहिर सी बात है मयूरी जी, जिस तरीके से ये पुराने तथ्यों पर अपनी चार्जशीट दाखिल करे तो सवालिया निशान तो खड़े ही है। क्या इस मामले में ये देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेके, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है इस हत्याकांड के मामले में एक सीआईएल भी दाखिल है, क्योंकि अगर चार्जशीट पुराने तथ्यों पर दाखिल होती है तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठेगा और सवाल उठने के बाद जो सीआईएल है जिस पर सुनवाई की बात की जा रही थी उसमें भी इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर उठेगा कि आखिर एसआईटी की टीम पुराने तथ्यों पर ही केवल चार्जशीट अपनी क्यों दाखिल कर रही है, क्योंकि इसके पीछे जो बड़े साजिशकर्ता बताए जा रहे थे, क्योंकि जो बात की जा रही थी बड़ा माफिया ब्रजेश सिंह जो जमानत पर जेल से रिहा है और उनके ऊपर भी कई आरोप आ रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर पूर्वांचल के बड़े माफिया है उन पर भी जो आरोप आ रहे थे, आखिर एसआईटी की टीम उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सीआईएल जो दाखिल है तो जाहिर सी बात है ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद कई बड़े सवाल भी एसआईटी की टीम पर उठेंगे और उसके बाद देखना ये होगा कि जो हमलावर है क्या हमलावर को फिर से एक बार रिमांड पर लिया जाएगा, रिमांड लेने के बाद क्या इसकी तफ्तीश फिर से शुरू होगी और तफ्तीश के बाद जो और तथ्य है क्या उनके जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि सवाल कई है, सवालों के जवाब एक भी नहीं, बस सवाल का एक ही जवाब है कि फेमस होने के लिए, क्योंकि जैसा कि अब लगातार बड़े माफियाओं की हत्याएं हो रही है, हत्याओं में केवल एक ही जिक्र हो रहा है कि फेमस होने के लिए जो माफियाओं की बात की जाती है कि डॉन कहे जाने वाले खुद में उनकी बात की जाती है कि उन तक बड़े से बड़े माफिया नहीं पहुंच पाते थे, तो उन तक ये एक युवा यानी कि नौसिखिया जो बदमाश है वो उन तक पहुंच करके उनकी हत्या को अंजाम दे देना, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी संख्या है और बड़ा नेटवर्क भी है, क्योंकि जो सहयोग है उस सहयोग के बिना उन लोगों की हत्या नहीं हो सकती, फिर चाहे इसके पीछे सफेद पोस्ट नेता हो या फिर कोई बड़ा नेता, क्योंकि इन सभी चीजों के आधार पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आज के चार्जशीट में क्या कुछ तथ्य शामिल किए गए हैं, ये सामने आना अभी बाकी है। जी करीम, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।